हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस, सिंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी संबंधित पार्टन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चने में फली पर लार्वा के सिर से गोल बोर छेद बनना किसकी निशानी है? यानी चने में फली पर लार्वा के सिर से गोल बोर छेद बनना किसकी निशानी है? ग्राम पोर्ट बोरर इंसेक्ट की, या रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई, या ग्राम कटफॉर्म, या ब्रिस्टर बीटल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो ग्राम पोर्ट बोरर होता है वो फली पर उसका लार्वा जो होता है गोल छेद कर कर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। चने में फली पर लार्वा के सिर से गोल बोर छेद बनना जो है ग्राम पोर्ट बोरर की निशानी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ऐसा कीट जो दालों में खेत तथा भंडारण दोनों में आक्रमण करता है, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो दालों में खेत और भंडारण दोनों में आक्रमण करेगा? ऑप्शन नंबर ए है पल्स बीटल, बी है ग्राम पोर्ट बोरर, या रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पल्स बीटल होता है एक ऐसा इंसेक्ट है जो दालों में खेत और भंडारण दोनों में आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, पल्स बीटल। अगला प्रश्न है, ग्रब जो दालों में बीज के अंदर का भाग खा जाता है उसे क्या बोलेंगे? एफिस क्रेक्सिवोरा, या केलोसोब्रूकस चाइनेंसिस, या एग्रोटिस इम्प्लिन, या एसेरिया केजेनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केलोसोब्रूकस चाइनेंसिस होता है, ये दालों के जो बीज का भाग है वो खा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, एरियोफाइड माइट किस कुल से संबंधित है? एरियोफाइड माइट किस कुल से संबंधित है? ब्रोचिडी, एफिडी, एरियोफाइड, या नोक्टोडी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एरियोफाइड माइट होता है वो एरियोफाइडी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में जगह जगह धब्बों में उकठा रोग से ग्रसित जड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम। मूंगफली में जब उकठा रोग लग जाता है तो जड़ों में स्पॉट बन जाते हैं, उनको ये इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या बोलेंगे? होलोट्राइका कॉन्सनगुइना, स्पोडो पटेरा लिटूरा, स्पोलोसोमा ओब्लिकुआ, या ओडोंटोटोरस ओबेसस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। जो होलोट्राइकिया कॉन्सनगुइना है यह मूंगफली में जगह जगह जो स्पॉट होते हैं उकठा रोग से ग्रसित उनकी जड़ों को एक नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, अरंडी सेमीलूपर किस कुल से संबंधित है? जो अरंडी सेमीलूपर इंसेक्ट है वो किस फैमिली से संबंधित है? पायरेस्टिडी, आर्कटिडी, या नोक्टोडी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। जो अरंडी सेमुलेपुर है या नोक्टोडी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्ती का ऊपर की तरफ मुड़ना, कर्लिंग तथा ऊपरी सूट का पीला पड़ना किसका लक्षण है? पत्ती का ऊपर की तरफ मुड़ना तथा ऊपरी सूट का पीला पड़ना किसका लक्षण है? कपास एफिड, या पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बग, या कपास लीफहॉपर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट है कपास एफिड। कपास एफिड के कारण जो है कर्लिंग हो जाते हैं तथा सूट का पीला पड़ना इसका लक्षण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो बोमेसिया टेबेसाई इंसेक्ट है वो एफिडी फैमिली से संबंधित है, राइट। हेलिको और पारमीजेरा जो है नोक्टोडी से है, और एरियास वाइटेला भी नोक्टोडी से। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है पैक्टिनोस्पोरा गोसिपिला ये राइट नहीं है। बोमेसिया टेबेसाई एफिडी से है, हेलिको और पारमीजेरा नोक्टोडी, और एरियास वाइटेला नोक्टोडी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, सुमेलिन नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्लेवर स्क्वायर किसके नुकसान का लक्षण है? फ्लेयर स्क्वायर किसके नुकसान का लक्षण है? एरियास वाइटेला, हेलिको और पारमीजेरा, पैक्टिनोस्पोरा गोसिपिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो फ्लेयर स्क्वायर है वो एरियास वाइटेला के नुकसान का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा बोलवर्म है जो अंदर जाने के बाद छिद्र को बंद कर लेता है? ऐसा कौन सा जो बॉलवर्म है जो अंदर जाने के बाद छिद्र को बंद कर लेगा? कपास सेमीलूपर, या पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, या अमेरिकन बॉलवर्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पिंक बॉलवर्म होता है वो अंदर बॉल्स के अंदर जाने के बाद छिद्र को बंद कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु कपास के लिंट को रगड़ने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जीवाणु जो कपास के लिंट को रगड़ने के लिए जिम्मेदार है?
एजोक्टोबैक्टर स्पीसीज, क्लोस्ट्रिडियम बोटुली, निमेटोस्पोरा गोसिपाई, बेसिलस स्पीसीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो निमेटोस्पोरा गोसिपाई है, ये कपास के लिंट को रंगने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, गन्ने में बंची टाप किसकी वजह से होता है? गन्ने में जो बंची टाप डिजीज है वो किसकी वजह से होगा? ऑप्शन नंबर ए है अर्ली सूट बोरर, जिसको बोलते हैं चिलो इन्फस कैटेलस। अर्ली सूट बोरर को क्या बोलेंगे? चिलो इन्फस कैटेलस। बी है टाप सूट बोरट स्क्रोपोफेगा निवेला। सी है वोलिएफिड सेरेटोवेकेनुआ लेनिजेरा। डी है पायरिल्ला परपुसिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गन्ने में जो बंची टाप होता है वो टाप सूट बोरर की वजह से होता है, इसको बोलते हैं स्किरपोफेगा निवेला। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, गन्ने में पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने का मतलब किसके आक्रमण से कम होता है? गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से किसका आक्रमण कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मिलीबग का, पायरिल्ला का, अर्ली सूट बोरर या टाप सूट बोरर। गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से जो है ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा 14 का ए, की इसमें मिलीबग का जो आक्रमण है वो कम हो जाएगा गन्ने में अगर स्ट्रिपिंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने का लीफ हापर किस लेपिडोप्टेरन परिजीवाभ जिसे बोलते हैं पैरासिटोइड से कंट्रोल होता है? गन्ने का लीफ हापर जो है लेपिडोप्टेरन परिजीवाभ से नियंत्रित होता है। कौन सा वो पैरासिटोइड है जिससे लीफ हापर कंट्रोल होगा गन्ने का? ऑप्शन नंबर ए एप्रिकेनिया, मिलोनोलुका, ग्रेनुलोसिस वायरस या स्टोरमियोसिस या ट्राइगोडर्मा चिलेनिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, जो गन्ने का लीफ हापर है वो किस पैरासिटोइड से कंट्रोल होगा? एप्रिकेनिया मिलेनोल्यूका से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्ती का संकोचन यानी स्केलेटनाइजेशन किसके कारण होता है? एफिड है, सफ़ेद मक्खी है या तंबाकू लट है या तंबाकू तनागाल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेबेको कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तंबाकू की पत्ती का जो संकुचन होता है टेबेको लट या टेबेको कैटरपिलर की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, नींबू की तितली है, नींबू की तितली कौन सी है? टैक्सोपटेरा सिट्रिसिडा है, फाइलोनेस्टिस सिट्रेला, पेपिलियो डिमोलियस या इनमें से कोई नहीं? जो नींबू की तितली है उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, पेपिलियो डिमोलियस। पेपिलियो डिमोलियस ये नींबू की तितली है। अगला प्रश्न है, अनार को पॉलीथीन बैग से कवर किससे बचाने के लिए करते हैं? अनार के फलों को पॉलीथीन से कवर क्यों कर देते हैं? सकिंग मोथ से बचाने के लिए, फ्रूट बोरर या सूट होल बोरर या फ्रूट फ्लाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनार को पॉलीथीन के बैग से कवर कर देते हैं जिसमें क्योंकि सकिंग मोथ ना लगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब में छाल का गुलाबी होना और गुलाबी रंग फल पर होकर पहुंचना किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल वूलिएफिड, सेंट जोसेफ स्केल, एप्पल स्टेम बोरर या लीफ ऊचर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेब में ऑप्शन नंबर 20 में है, सेब में छाल का गुलाबी होना और गुलाबी रंग फल पर होकर नुकसान पहुंचाना ये सेंट जोसेफ स्केल का लक्षण है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। सेंट जोसेफ स्केल डिजीज होता है सेब में, तो क्या होता है गुलाबी रंग जो है फलों पर आ जाता है जिससे नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, आलू को खेत और भंडारण दोनों में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? आलू को खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट कौन है? पोटैटो एफिड, लेडी बर्ड बीटल, पोटैटो ट्यूबर मोथ या पोटैटो ब्लैक कटवर्म? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है आलू को खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। अगला प्रश्न है, एक लार्वल परजीवी जिसे बोलते हैं पैरासिटोइड चिलोनस ब्लैक बुर्नी किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करता है? चिलोनस जो ब्लैक बुर्नी है पैरासिटोइड किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है एग्रोटिस इप्सिलोन वी फथोरेमिया ओपरक्यूलेला सी म्यूजस परसिकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चिलोनस ब्लैक बुर्नी पैरासिटोइड है वो फथोरेमिया ओपरक्यूलेला की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी में
माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन किसके लक्षण हैं? पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन किसके लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए है डायमंड बैक मोथ, बी है कैबेज बोरर, सी है पेंटेड बैग, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन है वो डायमंड बैक मोथ के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की गई? डायमंड बैक मोथ, केबेज बटरफ्लाई, पेंटेड बैग या एफिड। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो बीटी पत्ता गोभी वो डायमंड बैक मोथ के खिलाफ तैयार की गई। अगला प्रश्न है नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग किसके कारण होता है? नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग किसके कारण होता है? राइनोसिरस बीटल या रेड पाम बीटल वीविल, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर या कोकोनट माइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो रेड पाम वीवल है इसमें इसकी वजह से नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेड पाम वीवल नारियल में गमोसिस और क्राउन टोपलिंग का कारण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कॉफ़ी का कीट आयातित है? कौन सा कॉफ़ी का कीट आयातित है? ग्रीन बग, स्टेम बोरर, मिली बग या बेरी बोरर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो बेरी बोरर है कॉफ़ी का कीट वो आयातित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इधर कीट दिए हुए हैं, इधर उनके डैमेजिंग स्टेज दी हुई हैं। तो पोटैटो ट्यूबर जो मोथ है वो ग्रब स्टेज में आक्रमण करता है, गलत है। राइस वीविल ग्रब और एडल्ट दोनों में, पल्स बीटल ग्रब और लेसर ग्रेन बोरर ग्रब और एडल्ट, नीचे के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। राइस वीवल जो है ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज में आक्रमण करेगा, पल्स बीटल ग्रब में और लेसन ग्रेन बोरर जो है ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज में आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। 27 का जो ए है इसमें पोटैटो ट्यूबर मोथ ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बाकी तीनों राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इधर कीट दिए हुए हैं, इधर उनके वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइस वीविल होता है उसको सीटोफिलस ओराइजी बोलते हैं, ये राइट है। जो लेसर ग्रेन बोरर होता है उसको राइजोपरथा डोमिनिका बोलते हैं, ये भी राइट है। खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, ये भी राइट है। इसमें जो पल्स बीटल है हेलिकोरपा आर्मिजेरा ये राइट नहीं है। पल्स बीटल को ये इसका ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, बाकी ए सी और डी राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें इधर डिजीज दी हुई, इधर उनके वेक्टर दिए हुए हैं। जो सिट्रस गिनिन होता है साइलिड से, टेस्टेजा वायरस, सिट्रस एफिड, पाइनएप्पल रूट विल्ट, मिलीबग या मूंगफली रोजेट वायरस, बटरफ्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का जो डी है ये सही नहीं है, बाकी जो सिट्रस गिनिन साइलिड्स के द्वारा फैलता है और सिट्रस टेस्टेजा वायरस सिट्रस एफिड से, पाइनएप्पल रूट विल्ट होता है मिलीबग से। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नाशी कीट किस समूह के हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुख्य नाशी कीट है वो है की पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नाशी कीटों को की पेस्ट के समूह के होते हैं। अगला प्रश्न है किस कीट का नियंत्रण खेत में पानी भरकर किया जा सकता है? व्हाइट ग्रब, टर्माइट या कटवर्म, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो खेत में पानी भरकर हम व्हाइट ग्रब, कटवर्म में टर्माइट सभी का मैनेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1914, 1920, 1968, 1937। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है 1946 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कीट बंधीकरण तकनीक पहली बार 1937 में किसने विकसित की? जो इंसेक्ट स्टराइल टेक्निक है वो 1937 में निपलिंग के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न लंटेना कमेरा जो खरपतवार है किस जैविक कीट से मैनेज होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओफियोमिया लेंटानी, यही राइट हो जाएगा। 140 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेंटेना जो कमेरा होता है वो ओफियोमिया लेंटानी जो
कीट है उसके द्वारा मैनेज होता है बायोलॉजिकली। अगला प्रश्न है बेसिलस थोरिनजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया, यानी बीटी जो है बेसिलस थोरिनजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया, या सिसिवाटा, बर्लिनर, फ्रिंच या फ्लेचर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बेसिलस थोरिनजेंसिस है वो यस सिसिवाटा के द्वारा खोजा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है, कौन सा कीट जो है फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है, पिंक बॉलवर्म, डायमंड बेकमोथ, स्पॉटेड बॉलवर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो डायमंड बेकमोथ है वो फील्ड स्टेज में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न है व्यापारिक रूप से ग्रेनुलोसिस वायरस किसके नियंत्रण के लिए काम लेते हैं, व्यापारिक रूप से जो ग्रेनुलोसिस वायरस है वो किसके मैनेज में काम लेते हैं, हेलिकोवरपा, रिमिजेरा, स्पोपटेरा, लिटूरा या चिलोनस इन्फस्केटेलस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक रूप से जो ग्रेनुलोसिस वायरस होता है उसका उपयोग जो हम चिलोनस इन्फस्केटेलस के मैनेज के लिए उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है मेटाराइजियम एनिसोपीली गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसेरस बीटल के खिलाफ व्यापारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, जो मेटाराइजियम एनिसोपीली है इसको गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसेरस बीटल के खिलाफ हम यूज करते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट है बायोमैक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट है बायोमैक्स। मेटाराइजियम एनिसोपीली जो गन्ने के पायरिल्ला और राइनोसेरस बीटल के खिलाफ व्यापारिक रूप से यूज होता है उसका व्यापारिक नाम क्या है, बायोमैक्स। अगला प्रश्न है निम्न में से दीमक के खिलाफ कौन सा प्रतिकर्षी यानी रिपेलेंट काम में लेते हैं, सिट्रोनेला का तेल, डीट या पेंटाक्लोरोफिनाल या बार्डोमेक्सचर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीमक के खिलाफ जो है रिपेलेंट यानी प्रतिकर्षी के रूप में पेंटाक्लोरोफिनाल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब डिस्कस करेंगे यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला प्रश्न है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा में मिल जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। यमुना नदी जो है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उसके पश्चात गंगा में मिल जाती है प्रयागराज संगम में, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो है मेरठ में हुआ था, मेरठ से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है पवित्र शालिग्राम जो पत्थर हैं वो किस नदी पर पाए जाते हैं, गोमती, शारदा, घाघरा, तो ये गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई जो है 630 किलोमीटर के आसपास है, ये नेपाल से निकलती है गंडक नदी। इसको नारायणी नदी भी मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं, शालिग्रामी या नारायणी नदी, नेपाल में इसको शालिग्रामी बोलते हैं। इसमें शालिग्राम पत्थर भी पाए जाते हैं गंडक नदी में, और ये जब मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो उसे नारायणी नदी भी बोलते हैं। 630 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है गंडक की। अगला प्रश्न गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं वो एक कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो मेजा जलाशय जो है ये प्रयागराज में है, बेला नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती है, तो यूपी में सर्वाधिक नहरें हैं उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जो यूपी का जो पश्चिमी यूपी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, जो है रामगंगा नदी है यूपी के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। रामगंगा नदी जो है यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है, और गंगा नदी भी बिजनौर से ही आती है। गंगा नदी की जो लंबाई है पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है, और यूपी में केवल बात करें तो गंगा नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है, या यूपी के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंगो ग्लेशियर है, ये जो है बहराइच से प्रवेश करती है
इंडिया में। अगला प्रश्न है ओबरा बांध किस नदी पर है? ओबरा बांध है ये रिहन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से बहती है? तो 28। और यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 20। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, यूपी में होकर ये प्रवाहित होती है और प्रयागराज संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शारदा की सहायक नदी, सरयू शारदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है घाघरा नदी यूपी के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बहराइच राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहराइच से जो घाघरा नदी है प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत। जो शारदा नदी है पीलीभीत से जो है यूपी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कानपुर शहर किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी। चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। घाघरा, यमुना, गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? 3। एक हिमालयी, एक मैदानी क्षेत्र वाली और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों वाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर ये सभी जो है गंगा किनारे, लेकिन कौशाम्बी जो है ये गंगा किनारे स्थित नहीं है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में प्रवेश करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमीरपुर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के जो है हमीरपुर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये गाजीपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी तट पर गोरखपुर स्थित है? जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहाँ है? तो यूपी में। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है शुक्रताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जो पीलीभीत में फुलहर झील। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही सुमेलित है। तो इसमें ये सभी चारों राइट है। रामगढ़ जो है गोरखपुर में है, मानसी गंगा मथुरा में है, लक्ष्मी ताल झांसी में, मदन सागर महोबा में। मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर सोनभद्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।